कुछ सर्विसेज रहता है जो कि कॉल के थ्रू OTP देता है। तो अगर आपका कॉल कोई फॉरवर्ड कर देता है, जब वो OTP कॉल के थ्रू आएगा तो वो कॉल जिस नंबर में फॉरवर्ड हो रहा है उस नंबर पे चला जाएगा। सर अकाउंट्स भी हैक होता है। एक आपका एक पैरामीटर है जिससे आप चेक कर सकते हो। Hello viewers, welcome to another fantastic episode of Let's Talk. Today I have with me a very special guest. This person has 10 years of experience in cybersecurity industry. बहुत ही recently इन्होंने NullCon 2022 जो एशिया का एक बहुत ही बड़ा साइबर सिक्योरिटी इवेंट है वहाँ पे इन्होंने एज ए गेस्ट स्पीकर बात किया था और he has also been listed as the top 5 Indian techies by India Times. और साथ ही साथ इन्होंने बहुत ही रिसेंटली गूगल का एक बहुत बड़ा बग फाइंड किया था जिसका वजह से उनको गूगल से अवार्ड दिया गया। ही इज नॉन अदर देन मिस्टर रॉनी दास फ्रॉम असम। हेलो रॉनी, वेलकम टू द शो। और बड़ी मुश्किल से ये हाथ लगे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो लेट्स किक ऑफ टुडेज एपिसोड विद अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू। तो ये फील्ड ऑफ एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में कैसे आना हुआ? सर स्टार्ट करने से पहले मतलब कुछ भी जो भी बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट है उसको समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड मेरा जानना ज़रूरी है। श्योर प्लीज आई थिंक आवर व्यूअर्स विल आल्सो लव टू नो अबाउट इट। ओके सर, तो जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो ये स्टोरी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब आप बोल सकते हो कि ये जो स्टोरी है मेरा जो भी है अभी तक तो वो इंटरेस्टिंग तब होता है जब आप मेरा बैकग्राउंड देखोगे। तो क्या है कि मैं जब मैंने स्टार्ट किया था 2008 में एक भैया थे तो उसने मुझे बुलाया था अपने घर पे। हैकर्स 1995 बोल के एक मूवी है तो उसने बोला था ये आके मूवी देखना। मैं क्लास 5 में था उस टाइम। तो उसने बोला था कि आके देखो एंड कैसा लगता है, मतलब हम लोग एक साथ मतलब वो मूवी देखने। तो जब मैंने वो मूवी देखा उस पर आपका ऐसा था कि इंस्पिरेशन यही था कि वो लोग बहुत कूल लग रहे थे एंड उनका जो ट्रैफिक लाइट से ये सब हैक करके वो लोग कुछ एक हाई स्टेप का कुछ कर रहे थे। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा उस टाइम। तो उसके बाद मैंने सर्च करना स्टार्ट किया। बट प्रॉब्लम मेरा ये था कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत आप बोल सकते हो कि बहुत मतलब मिडिल क्लास फैमिली बोल सकते हैं। नहीं, मिडिल क्लास से भी नीचे। अच्छा, आप लोअर मिडिल क्लास भी नहीं आप बोल सकते हो। मतलब you guys were struggling to make your ends meet, जो बोल सकते हैं। we are basically struggling, मतलब हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे थे कि इवन फूड के लिए भी सोचना पड़ता था। तो वैसा दिन मैंने देखा है एंड तो मेरे पास ना लैपटॉप था ना कंप्यूटर था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो बट जस्ट एक इंटरेस्ट था। हाँ। और आई थिंक तुम्हारा वो इंटरेस्ट अंदर जग चुका था। हाँ। तो वो इंटरेस्ट के साथ आई थिंक आप आगे बढ़े नहीं? हाँ, मैं उसके बाद ही आपका साइबर कैफेज में जाता था। तब 10-20 रुपीज़ का 5 रुपीज़ का हाफ एन आवर देता था और 10 रुपीज़ का आपका 1 आवर का एक्सेस मिलता था कंप्यूटर्स में। तो वैसे मैंने स्टार्ट किया। फिर 2013 में एक ग्रुप था फेसबुक में तो मैंने वो ज्वाइन किया। वो ग्रुप ज्वाइन करने के बाद मेरा टोटल जो व्यू था साइबर सिक्योरिटी में चेंज हो गया। उधर बहुत सारे मेंटर्स थे तो उन्होंने मेरे को बहुत कुछ गाइड किया। तो ऐसे करते ही तो फर्स्ट लैपटॉप जो मैंने अफोर्ड किया वो आपका 2014 में कंपटीशन हुआ था कोलकाता में, हैकिंग कंपटीशन था। वो हैकिंग कंपटीशन जब मैंने अटेंड किया मुझे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं था उससे। मैं बस सीखने गया था बट मैं पता नहीं कैसे सेकंड आया फर्स्ट टाइम। मेरा जो ये सारा कुछ तुमने साइबर कैफे में सीख के उसके बाद ही किया था ना? हाँ, साइबर कैफे में। क्योंकि मतलब इतना फंड्स नहीं था कि मैं लैपटॉप भी अफोर्ड कर सकूँ उस टाइम एंड जो भी था वही मेरा एक्सपेक्टेशन, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन लेके मैं गया नहीं बट मैं सेकंड पोजीशन पे आया था उस कंपटीशन में। तो वहाँ से मुझे कुछ रिवार्ड मिला। तो वो रिवार्ड से मैंने एक पहला लैपटॉप परचेस किया था 2015। तो आपको याद है कौन सा लैपटॉप था वो? हाँ, Lenovo G6080। अच्छा, तो उसका कितना प्राइस था उस टाइम पे? उस टाइम पे G5080 आई थिंक अराउंड 2021 ऐसा कुछ था प्राइस। 2021। तो स्टिल इट वाज नॉट चीप। उस जमाने में 2008 की अगर हम लोग बात करते हैं तो आई थिंक फॉर ए स्टूडेंट 2014 अगर 2014 की बात करते हैं फॉर ए स्टूडेंट लाइक यू 21,000 खुद से अफोर्ड करना भी छोटा बात नहीं। तो मेरा फर्स्ट लैपटॉप जब मिला मुझे
उसके बाद आपका फिर उसके बाद मैं ऐसे ही करते गया। फिर उस टाइम मैं 2014 में क्लास 10 में था। क्लास 10 खत्म हुआ मेरा। 10 खत्म होने के बाद आपका 11th किया मैंने, 12th किया। उसके बाद पापा के पास उतना पैसा नहीं था कि मैं कंटिन्यू कर सकूँ ग्रेजुएशन अपना। तो ये सब मैंने एक्चुअली कभी शेयर नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम है। उसके बाद 2016 को मैंने ड्रॉप कर दिया, पढ़ना नहीं था उसके बाद। तो मैंने एक जॉब ज्वाइन कर लिया 2016 में, पूरा गैप दिया। उसके बाद 16 में तुम क्लास 12 तक किया, वहाँ करके इसको ड्रॉप कर दिया। तो पूरा जो 16 था, 16 मैंने ऐसे ही बिताया। एंड 17 में मैंने खुद से जॉब ज्वाइन किया कोलकाता में। एंड वहाँ से मैंने फंड्स गैदर करने के लिए ज्वाइन किया था ताकि मैं अपना पढ़ाई पूरा कर सकूँ। तो वंस मैंने 2017 में थोड़ा बहुत फंड्स आया मेरे पास, उसके बाद मैं वापस आ गया बॉम्बे को। फिर यहाँ पर आके 2018 में मैंने यहाँ पर फिर से ग्रेजुएशन के लिए ज्वाइन किया लोकल कॉलेजेस में, क्योंकि अगर मैं बाहर ग्रेजुएशन करता तो उधर बहुत एक्सपेंसिव था। मेरे को बस एक सर्टिफिकेट चाहिए था। तो अगर जबकि साइबर सिक्योरिटी की बात हम लोग छेड़ चुके हैं, तो आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस। तो इंडिया में फिलहाल सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट क्या है? अगर इंडिया के अंदर हम लोग देखें साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, तो मेनली जो ये स्कैमर्स आपका जो कॉल्स करके पैसा ले रहे हैं, अभी नया बहुत सारे नए स्कैम्स भी कर रहे हैं कि आपका जो कॉल फॉरवर्ड कर देते हैं, मैसेजेस फॉरवर्ड कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है आपका, जैसे अगर फॉर एग्जांपल कुछ सर्विसेज रहता है जो कि कॉल के थ्रू OTP देता है। तो अगर आपका कॉल कोई फॉरवर्ड कर देता है, तो जब वो OTP कॉल के थ्रू आएगा तो वो कॉल जिस नंबर में फॉरवर्ड हो रहा है उस नंबर पे चला जाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारा अकाउंट्स भी हैक होता है। एंड नॉर्मली मेरे पास जो केसेस आता है वो मेनली आपका फाइनेंशियल रिलेटेड केसेस आता है। एंड उस फाइनेंशियल रिलेटेड केसेस में मेनली फिशिंग ही यूज होता है। अभी तक मैं पता नहीं, जो हम लोग के यूजर्स मतलब हमारे व्यूअर्स जिनको पता नहीं है व्हाट इज फिशिंग, आप बताएंगे क्या है फिशिंग? हाँ, तो फिशिंग एक ऐसा एक प्रोसेस है जिससे कि आप जो सामने जो यूज़र है आपका, जिसको आप अटैक करने का कोशिश कर रहे हो, उसको आप बेसिकली फूल कर सकते हो कि वो जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं बोलूँ कि अगर सिंपल सेंस में बोला जाए, हाँ, इट्स बेसिकली ट्रिकिंग समवन थिंकिंग दैट यू आर व्हिच आर नॉट। करेक्ट। जैसे अगर मैं एक हैकर हूँ, हाँ, हैकर इन अ रॉन्ग वे, नॉट एन एथिकल हैकर बट एन अनएथिकल हैकर, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने विक्टिम को एक लिंक भेजूंगा और वो लिंक खोलने से उनको लगेगा कि ये फेसबुक से लिंक आया है या फिर ये बैंक से आया है। तो वो लिंक अगर वो खोलते हैं तो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे जो चाहिए तो मुझे उनसे मिल जाएगा, राइट? तो ऐसा स्कैम्स बहुत होता है। अभी रिसेंटली एक आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कुछ स्कैम था, जिससे एक्चुअली जो मैं बता रहा हूँ पूरा स्टोरी, तो इनकम टैक्स रिलेटेड कुछ स्कैम था। एंड उस स्कैम में आपका लोगों का कार्ड डिटेल्स ये सब ले रहे थे। तो जो मेरा सर्कल है, मेरा फ्रेंड सर्कल है, वहाँ से 2 लोग थे। तो उन्होंने जो स्कैमर्स का जो पोर्टल है उस पर एक्सेस लिया उन्होंने। एंड उन्होंने सब कुछ डिलीट कर दिया डेटाबेस को, ताकि लोगों का जो कार्ड। स्कैमर्स कहाँ से ऑपरेट करते हैं, विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री? विद इन द कंट्री, विद इन द कंट्री ऑपरेट करते हैं। जितना मैं देखा हूँ, ये आपके यूपी के साइड से कोई एक एग्जैक्ट स्पेस नहीं है, बट यूपी के अराउंड नॉर्दर्न इंडिया बेस्ड बहुत ज्यादा है। नॉर्दर्न इंडिया बेस्ड। अच्छा, तो ये तो हो गया एंड यूजर को जो टारगेट किया जा रहा है वो। अगर हम लोग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो देखें तो बहुत सारे गवर्नमेंट वेबसाइट्स और बहुत कुछ आजकल हैक हो रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? एक्चुअली जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैक हो रहे हैं, ये तो आपका बहुत पहले से ही चल रहा है, अभी ज़्यादा नोटिस में आ रहा है। तो 2015-14 से ही आसपास से आपका, एक्चुअली उससे पहले 2012 के अराउंड से ही आपका ये गवर्नमेंट वेबसाइट्स ये सब हैक होना स्टार्ट हुआ। इवन मैंने देखा है कुछ हैकर्स को जिन्होंने गवर्नमेंट का जो ईमेल्स है @gov. जो ईमेल आता है, हाँ, उस ईमेल का बहुत सारा लाइक अराउंड 100-200 मेल्स उनके पास एक्सेस ऑलरेडी। तो जो मैंने देखा था, वो हैकर जिसने पोस्ट किया था वो फेसबुक के अकॉर्डिंग वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। एंड मैंने ऐसे बहुत सारे अलग अलग हैक्स देखे जहाँ पर लोग ओपनली पोस्ट कर रहे हैं अबाउट, और ये बहुत रिसेंट है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये बहुत ओल्ड है, ये रिसेंट ही है, अराउंड 2016-17 के अराउंड। तो तब मैंने देखा था ये सब पोस्ट। एंड इवन कुछ दिन पहले भी एक फोरम था, उसमें पोस्ट हुआ था। फोरम का नाम breached.to बोल के है। तो उस फोरम में पोस्ट हुआ था कि इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है
तो उसका जो डेटाबेस है, उसका ऑनलाइन जो भी इंटरनल सर्विस, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बीआरसी वो वाला है क्या? नहीं वीआर से नहीं, न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसा कुछ था आपका, मैं एग्जैक्ट वेबसाइट याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, तो बट न्यूक्लियर पावर प्लांट मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। आई थिंक कुछ NIPC NICL ऐसा कुछ था, ठीक है, आई थिंक। तो उस वो आपका उसका जो डेटाबेस है फिर और उसका जो इंटरनल सर्विस है वो सब कुछ ऑनलाइन उन्होंने पोस्ट किया था कि ये सेल पे, आई थिंक $1,000 $2,000 पे वो लोग सेल कर रहे थे। अच्छा, तो ऐसे बहुत सारे फोरम्स है जहाँ पर ऑलरेडी आपका ऐसा चीज़ पोस्ट होता है एंड लोग खरीदते हैं उसको। फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स है जो कंट्री के लिए काम करते हैं, राइट। जैसे आपका USA के पास आपका NSA है, तो ऐसा बहुत सारा अलग अलग ग्रुप्स है जो लोग काम करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अगर उनको इंडिया को अटैक करना है वैसा कुछ, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ये सब जो लीड्स है ये सब खरीद लेते हैं। $2,000 एक कंट्री के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो लोग डायरेक्टली खरीद लेते हैं एंड वहाँ से खरीद के उसके बाद वो लोग जो प्रोसीड करना है करते हैं। तो ऐसा रिस्क तो बहुत है आपका आसपास, तो मैं एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा हूँ आसपास बॉर्डर्स में। तो हम लोग एज ए लेमैन, तो हम लोग को किस तरीके का साइबर सिक्योरिटी अटैक्स के बारे में जानकारी रखना चाहिए? तो एज ए जनरल पब्लिक हर एक चीज़ के बारे में अपडेट रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट कुछ चीज़ जो मतलब जनरल है वो बहुत ध्यान से रखना चाहिए हमें। पहला बात तो बहुत लोगों को मैंने देखा है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग बाहर से ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, गूगल प्ले के बाहर से। आजकल इवन गूगल पे भी रिस्क है इंस्टॉल करना, बट मैं ऐसे एक जनरल सिचुएशन बता रहा हूँ। गूगल प्ले के बाहर से इंस्टॉल करते हैं, कोई वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग स्पाई करते हैं। स्पाई करने के लिए आपका जो परमिशंस है, आपका फाइल परमिशन, गैलरी परमिशन, सब कुछ ले लेते हैं। मोबाइल का बात करें ना, मोबाइल फोन का, हाँ। तो सब परमिशंस ले लेते एंड उसके बाद आपका डेटा वो लोग एक्सप्लेट करते हैं आपके उनके सर्वर पे। तो अगर मेरे फ़ोन में अगर मेरा नेट बैंकिंग का ऐप है, हाँ, या फिर मेरा क्रेडिट कार्ड का ऐप है, या फिर मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, सारा कुछ वो लोग एक्सेस कर सकते हैं, फिर सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। और इवन अभी जो मैलवेयर्स है, जो वायरसेस है मोबाइल के लिए, अभी उनके पास इतना कैपेबिलिटी है कि वो लोग, आप इवन जब टाइप कर रहे होंगे तो वो भी कैप्चर कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर मैं पर्सनल मैसेजेस किसी को भेज रहा हूँ, हाँ, तो वो भी मतलब और पर्सनल नहीं रहा, नहीं पर्सनल नहीं रहा, तो मतलब प्राइवेसी तो एक मजाक बन के रह गया। मजाक बन के रह गया। तो दैट्स समथिंग रियली सीरियस, बिकॉज देखिए अगर हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं तो हम लोग के लिए हम लोग का प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर आप भी कभी नहीं चाहते होंगे कि आपका पर्सनल मैसेजेस कोई और पढ़े, बट यहाँ पे जैसे कि रॉनी बता रहे हैं कि इस तरीके का आजकल हैकिंग अटेम्प्ट्स भी हो रहे हैं और डेटा भी सेफ नहीं है, तो इसके लिए क्या करना जरूरी, मतलब हाउ, लाइक आई एज ए यूजर, हाउ डू आई इंश्योर माय डेटा इज सेफ? एक आपका एक पैरामीटर है जिससे आप चेक कर सकते हो। एक वेबसाइट आता है आपका हैव आई बीन पॉन्ड बोल के एक वेबसाइट है, वहाँ पर मतलब PAWNED, PWNED। अच्छा अच्छा, तो उस वेबसाइट पे जाकर अगर आप आपका ईमेल टाइप करते हो, जीमेल आईडी जो भी आप पर्सनल ईमेल आईडी यूज़ करते हो वो टाइप करते हो, तो आपको दिखा देता है कि आप कहाँ पर आपका ईमेल आईडी का और आपका जो पासवर्ड है वो लीक हुआ है, हर चीज़ दिखा देता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट, हम लोग नीचे यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो अगर आप लोग को भी जाके चेक करना है तो आप लोग ये वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। रोनी आई थिंक फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, बोलिए। तो इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको आपका ईमेल टाइप करना होता है। ईमेल टाइप करने के बाद आप कहाँ पर हैक हुए हो सब कुछ आपका वो लिस्ट कर देता है। आपका डेटा कहाँ लीक हुआ, कहाँ पर डेटा लीक हुआ है, आपका ईमेल, पासवर्ड्स, फ़ोन नंबर्स, जो भी आपका आपके सराउंडिंग जो भी डेटा है वो कहाँ पर लीक हुआ है आपके रिलेटेड, वो सब कुछ लिस्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल एक हैकर अगर अप्रोच लेना चाहता है आपको हैक करने का, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी को हैक करना है, तो ऐसा सर्विसेज बहुत सारे और भी है, मैं बस एक ही बोल रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपको मेरे को टारगेट करना है, तो आपका पर्सनल ईमेल मैं ले लिया कहीं से, फेसबुक से, कहीं से भी मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद उस ईमेल को मैं देख रहा हूँ कि आप कहाँ पर हैक हुए हो। फॉर एग्जांपल आपने डोमिनोज का जो रिसेंट लीक हुआ था डेटा लीक, तो फॉर एग्जांपल आपका डेटा डोमिनोज पे लीक हुआ है, तो वहाँ पर आपका मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पर आपका पासवर्ड भी लीक हुआ है। तो और वो पासवर्ड आप अलग अलग अकाउंट्स पे भी यूज़ करते हो, बैंक पे भी यूज़ करते हो, बैंक अकाउंट्स पे भी यूज़ करते हो। तो मैं क्या करूँगा, उस वेबसाइट पे जाके, हैव आई बीन पॉन्ड जो वेबसाइट है उस पे जाके वो डाउनलोड कर लूँगा आपका डेटा। तो डेटा में आपका पासवर्ड भी है, और वो पासवर्ड मैं ऐसे गेस कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कि वो पासवर्ड आपने बहुत जगह पर यूज़ करके रखा है, अलग अलग ऑनलाइन अकाउंट्स पे, ईमेल अकाउंट्स, आपका बैंक अकाउंट्स। तो मैं वो पासवर्ड क्या करूँगा, अलग अलग जगह ट्राई करूँगा कि आप
अगर मुझे आपका पासवर्ड, अगर आप सेम पासवर्ड बहुत जगह यूज़ कर रहे हो तो तब भी आपका रिस्क है कि मैं वहाँ पर लॉग इन कर जाऊँ आपके अकाउंट पे, इवन बैंक अकाउंट भी। तो आई थिंक सेम जगह पे पासवर्ड यूज करना मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की है। बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो इट्स ऑलवेज सेफ टू यूज मल्टीपल पासवर्ड्स फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। मल्टीपल प्लेटफॉर्म। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, मैंने नोटिस किया है कि लोग अपना डेट ऑफ बर्थ या फिर फ़ोन नंबर रख देते हैं। वो तो करना ही नहीं चाहिए आई थिंक, करना ही नहीं चाहिए, बट उसके साथ ही साथ सेम पासवर्ड अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में तो नहीं रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए, एकदम नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मुझे भी नहीं पता था। तो आफ्टर दिस शो फिनिशेस मैं भी जाकर वो वेबसाइट में एक बार चेक करूँगा कि मैं कहाँ हैक हुआ, बहुत ज़रूरी है वो जानना। तो अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ की देखिए, सिंपल फिशिंग अटैक से लेके कॉम्प्लेक्स साइबर अटैक्स जो कि आजकल बहुत इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आईसिस एंड ऑल कर रहे हैं, तो इतना कुछ होने के बाद हम लोग का जो क्रेडेंशियल्स है, जैसे कि आपने बोला कि ये लीक होता है इतना इजीली, सो डू यू थिंक आवर क्रेडेंशियल्स आर सेफ एनीमोर? मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो एकदम सेफ नहीं है, एकदम मतलब एक बहुत थीन लाइन है जो लोगों को मतलब एकदम डिस्ट्रॉय होने से बचा रहा है, नॉर्मल जनरल पब्लिक को। बहुत थीन लाइन है, वो थीन लाइन अगर कोई क्रॉस करता है तो ऑब्वियसली आपका बहुत ज़्यादा रिस्क है। बट वो हम लोग बस बेसिकली एक बहुत बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर बॉर्डर है जो लोग अभी उसको क्रॉस नहीं कर रहे। वंस वो क्रॉस हो गया तब बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो वो क्रॉस होने के बाद जो बॉर्डर आता है उसको हम लोग जीरो डे इंडस्ट्री बोलते हैं। अच्छा। अभी जो आपका हैकिंग वर्ल्ड में इसको जीरो डे इंडस्ट्री बोलते हैं। एंड ये जीरो डे इंडस्ट्री में क्या होता है, ऐसा अटैक्स आपका सेल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर मुझे हैक करना है, राइट, तो या तो आप मुझे कुछ ऐप इंस्टॉल कराओगे, या तो आप मुझे लिंक सेंड करोगे, या फिर कुछ एक प्रोसेस होगा जिससे एटलीस्ट आपको मेरे साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, राइट। फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, कहीं पर भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा। बट ये जीरो डेज जो ऑनलाइन सेल होता है, इस पर क्या होता है, जैसे आपका आईफोन है या फिर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, तो उसके लिए जीरो डे वनरेबिलिटीज़ निकलता है ऑनलाइन ऐसा बहुत सारा एक्सप्लॉइट सेल होता है आईफोन के लिए, एंड्रॉयड के लिए। तो अगर वो कोई खरीदता है एंड उसको यूज़ करता है हमारे अगेंस्ट, तो उनको हमारे साथ इंटरेक्ट करने का भी ज़रूरत नहीं है। मतलब जीरो इंटरेक्शन के साथ आप तो जीरो डे में अगर ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा आपका ग्लोबल न्यूज़ में आया था पेगासस, सो इज इट एन एग्जांपल ऑफ अ जीरो डे एक्सप्लॉइट? करेक्ट, एग्जैक्ट। एंड पेगासस पे सिर्फ एक जीरो डे यूज़ नहीं हो रहा था, उस पर अराउंड 3-4 जीरो डेज यूज़ हो रहा था। तो अगर बोला जाए तो देयर इज अ पॉपुलर बिलीफ कि आईफोन बहुत ज़्यादा सेफ होता है। इज इट रियली सेफ? बिकॉज जैसे कि आपने एग्जांपल दिया कि आईफोन हो एंड्रॉयड हो, उनका वल्नरेबिलिटी से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सो बेसिकली द $1 million क्वेश्चन फॉर मी राइट नाउ, आर आईफोन सेफ? सो व्हाट डू यू हैव टू से रिगार्डिंग दैट? इट इज़ नॉट सेफ, नहीं है आईफोन, बट जस्ट एक आप बोल सकते हो क्योंकि जो एंड्रॉयड का जो जीरो डेज बिकता है पब्लिक में, उसका प्राइसिंग थोड़ा सा आपका लो रहता है, क्योंकि एंड्रॉयड ओपन सोर्स है, बहुत सारे रिसर्चर इस पर रिसर्च करते हैं एंड जीरो डेज निकालते रहता है उसका। बट आईफोन पे क्या है, वो क्लोज्ड सोर्स है बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा लोग उस पर अप्रोच नहीं करते। एंड आईफोन का जो जीरो डेज है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो यहाँ पर पैसा मैटर का है, कौन कितना पैसा कर रहा है, उस पैसा दे रहा है उस जीरो डे के लिए, उसके हिसाब से हमारा रिस्क डिफाइन होता है। बट जैसे कि आपने बोला कि अगर कोई गवर्नमेंट खरीदना चाहे तो उनके लिए तो उतना पैसा कोई मायने नहीं रखता, दे कैन इजीली बाय इट एंड यूज अगेंस्ट एनीबॉडी एल्स, जैसे कि आपका पेगासस स्पाईवेयर का केस में हुआ था। सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट ईयर द इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री फेस द सेकेंड हाईएस्ट साइबर अटैक्स इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पे देखा जाए आसाम में भी ऑल इंडिया लिमिटेड जो है दुलियाजान, उस पर भी एक साइबर अटैक हुआ था, जहाँ पे हैकर्स ने आई थिंक सारा डेटा हैक कर लिया था एंड दे डिमांडेड $7.5 million टू लेट गो ऑफ द डेटा। और आई थिंक वो सारा कुछ मैसेज उन्होंने इन्फेक्टेड पीसी का थ्रू से दिखाया था, जो सब हैक किया था उन्होंने। तो जो इन्वेस्टिगेशन किया गया था रिगार्डिंग दैट हैक, दैट इंडिकेटेड दैट दोज काइंड ऑफ अटैक्स वर कैरिड आउट फ्रॉम ओवरसीज, फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। तो आपके नॉलेज में व्हाट आर दिस मेजर सोर्सेज ऑफ सच काइंड ऑफ साइबर अटैक्स? तो एक्चुअली ये एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल है कि ओवरसीज़ हो रहा है, ओवरसीज से अटैक्स आ रहा है। क्योंकि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई हैक करता है, और जो ये जो हैक हुआ था, ये हैक आपका बेसिकली रैंसमवेयर से हुआ था। तो रैंसमवेयर एक ऐसा एक कैटेगरी है वायरसेस का, उससे क्या होता है, आपका जब कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट होता है या फिर कंप्यूटर इन्फेक्ट होता है उस वायरस से, क्या होता है, आपका जितना भी फाइल सिस्टम्स है, फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर में जितना भी डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, सब कुछ है,
वो सब आपका इनक्रिप्ट हो जाता है, सब लॉक हो जाता है, सब लॉक हो जाता है, एकदम बेसिक सेंस में तो लॉक हो जाता है, तो आप एक्सेस नहीं कर पाते हो। नहीं उसके बाद आप एक्सेस नहीं कर पाओगे उसको। तो नॉर्मल पब्लिक जो है वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगी उसके बाद। तो फिर उसके बाद क्या होता है, हैकर्स क्या करते हैं, जो वॉलपेपर होता है डेस्कटॉप का, उस पर आपका मैसेजेस लिख देता है, टेक्स्ट फाइल्स में रहता है। हाँ, आई थिंक दुलियाजान वाले केस में भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही हुआ था। तो वो रैंसमवेयर अटैक है, इसको उस कैटेगरी में ये आता है। तो उधर लोग लिख देते कि ये बिटकॉइन एड्रेस है, यहाँ पर इतना पैसा दो तभी जाके इसका की मिलेगा। तो वो लॉक खोलने के लिए की रहता है, वो की तभी आपको मिलेगा जब आप पैसा पे करते हो। अच्छा, तो ये आपका पूरा प्रोसेस था। बट ये एस्टिमेट करना मुश्किल है कि ओवरसीज से हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा कुछ वायरस क्रिएट करता हूँ एंड मैं सर्वर्स जो डेटा जो मेरे पास आएगा उसका सर्वर मैं अलग जगह खरीदूँ, बाहर खरीदूँ, तो वो आईपी आपको बाहर का ही दिखाएगा। अच्छा, तो उससे ये इंडिकेट होगा कि मैं ये अटैक ओवरसीज से हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, मैं तो यहाँ पर बैठ के कर रहा हूँ। अच्छा। सो बेसिकली इट्स वेरी इजी टू फूल आल्सो द सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कि अटैक इंडिया में हो रहा है कि इंडिया के बाहर से हो रहा है। हाँ, ओके, तो ये एस्टिमेट करना थोड़ा हार्ड है। हार्ड है। हाँ, ओके, सो तो अगर ऐसे देखा जाए तो आई थिंक वो तो ट्रैक करना भी मुश्किल होगा तब। ट्रैक करना मुश्किल होगा, बट अगर आप हैकर्स को हैक कर पाते हो, जो लोग जो जिन्होंने वो बनाया सर्वर, उस सर्वर पे अगर एक्सेस कर पाते हो, तब पॉसिबिलिटी ये है कि आपको हो सकता है कि उनका ट्रेसेस मिले। तो अगर ऐसा टाइप ऑफ हैक रोकना है तो आई थिंक द ओनली वे इज गुड प्रिपरेशन बिफोर हैंड। गुड प्रिपरेशन, हाँ। ये आपका बेसिकली कंप्यूटर अपडेटेड रखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो लेटेस्ट आपका अपडेट्स रहता है माइक्रोसॉफ्ट से, नॉर्मली लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट से जो लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट्स रहता है वो सब। फिर उसके बाद आपका एंटीवायरसेस, एक्चुअली अभी विंडोज़ का खुद का डिफ़ॉल्ट ही आता है विंडोज़ डिफेंडर, तो आई थिंक एंटीवायरसेस एक्स्ट्रा करके इंस्टॉल करके फ़ायदा है नहीं, तो विद डिफेंडर ही इनफ है आई थिंक। बट अगर कोई क्रैक ब्रैक जो इंस्टॉल करते हैं लोग, जैसे फॉर एग्जांपल टोरेंट से फाइल्स डाउनलोड करते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, तो जो ये जो डाउनलोड होता है ना, ये जो आपका एरिया है, लोग यहाँ पर जाके डाउनलोड करते हैं, फ्री मूवीज़ ये सब जो डाउनलोड कर रहे हैं, यहीं पर ही रहता है वायरसेस। तो लोग जो हैकर्स है इसी वेबसाइट्स को टारगेट करता है और वहाँ पर अपलोड करता है ऐसा चीज़ें। तो वो लोग क्या करता है, गेम्स क्रैक गेम्स लेता है, क्रैक सॉफ्टवेयर लेता है, फोटोशॉप क्रैक्स, ये सब जो क्रैक वेबसाइट्स है वहीं पर ही वो लोग हैकर्स इंप्लीमेंट करते हैं अपना वायरसेस अटैक करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग डाउनलोड करते हैं, तो उनका अटैक सरफेस जो है बहुत बड़ा हो जाता है। तो उनको स्पेसिफिकली किसी को भेजने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, खुद ही लोग डाउनलोड करते हैं वैसे वेबसाइट से अपना, फिर वो सोचते हैं कि क्रैक है बट वो वायरस रहता है, तो वंस वो लोग इंस्टॉल करते हैं उस क्रैक को, उनका कंप्यूटर एनक्रिप्ट हो जाता है। ओके। तो अभी जैसे इस बात जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसे देखा जाए तो साइबर सिक्योरिटी अभी एक बहुत सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न हो गया है, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो डेटा है उसके हिसाब से अगर देखें तो इंडिया में 5% इंक्रीज इन साइबर अटैक्स एज कम्पेयर टू 2020 हुआ है, एंड 15% इन इंक्रीज ऑफ साइबर अटैक्स व्हेन कम्पेयर टू 2019। तो अगर हम लोग देखें तो ईयर ऑन ईयर नंबर ऑफ साइबर अटैक्स परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं हम लोग कंट्री में। तो लोकसभा में भी ये बताया गया था कि 6.7 लाख साइबर केसेस रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी इंडिया में रिपोर्ट हुआ था टिल जून 2022। तो इसको थर्ड मोस्ट नेटवर्क अटैक्ड इन्फेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड बोला गया है इंडिया को। तो इस तरीके का सडन इंक्रीज ऑफ साइबर अटैक्स इंडिया पे क्यों हो रहा है? एक तो आपका 2016 का आप अगर ग्राफ एकदम देखोगे तो 2016-17 के बाद बहुत ज़्यादा आपका लोग ऑनलाइन आने लगे, जियो आने के बाद बहुत लोग ऑनलाइन आते हैं, एंड जो लोग उससे पहले ऑनलाइन नहीं आ पा रहे थे तो उनके पास वो नॉलेज नहीं रहता है कि यहाँ पर एकदम नया है उनके लिए, टोटल इंटरनेट ही नया है। तो जो लोग बैकवर्ड मतलब थे, मतलब जो इसका एक्सेस ही नहीं था इंटरनेट का, वो लोग यहाँ पर आते हैं अचानक से, तो वो लोग को सब कुछ नया नया लगता है। तो उनको नहीं पता रहता है ये सब जो हम लोग को ऑलरेडी पता है, हम लोग बचपन से ये सब में है, तो हम लोग को ऑलरेडी अवेयरनेस है कि एग्जैक्टली ये क्या हो रहा है, हम लोग बहुत पहले से इंटरनेट में। बट जो लोग जियो आने के बाद इंटरनेट पे एक्सेस मिला जिनको, तो उनको एग्जैक्टली आइडिया नहीं रहता कि ये सब स्कैम कैसे हो रहा है। तो नॉर्मली आप अगर इंडिया में देखोगे तो इंडिया में ज़्यादातर फाइनेंशियल स्कैम्स है, ज़्यादातर 80-90% आई थिंक फाइनेंशियल स्कैम्स होगा, बाकी आई थिंक दूसरे कैटेगरी के स्कैम्स होंगे। तो ये जो स्कैम्स हो रहा है ये बेसिकली उनको ही टारगेट करता है जिनके जो लोग नए हैं यूजर्स। तो अगर आप किसी को टारगेट करते हो, मेरे जैसे किसी को टारगेट करते हो, तो मेरे को पहला कॉल आती समझ में आ जाएगा, क्योंकि जैसे कोई कॉल करता है, कोई स्कैम्स होता था कि व्हाट्सएप का हेडक्वार्टर से कॉल कर रहा हूँ। पहला बात तो व्हाट्सएप का हेडक्वार्टर नहीं है, व्हाट्सएप एक कंपनी अंडरटेकन है मीटा के, तो मीटा का हेडक्वार्टर है। तो व्हाट्सएप से हेडक्वार्टर से क्यों कोई लॉटरी खेलेगा, 25 लाख जीत रहा है, कोई 30 लाख जीत रहा है, ऐसा करके आपका मैसेजेस आता है।
तो जो आपका स्कैम का जो नंबर्स है वो बेसिकली सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल स्कैम्स है ओके एंड वो ईजी है टारगेट करना क्योंकि लोग नए हैं अभी इंटरनेट पे। हाँ, तो जबकि हम लोग साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज स्लोली टेकिंग स्टेप्स टू इंक्रीज साइबर सिक्योरिटी इन आवर कंट्री, और आई थिंक इट इज़ बीइंग डन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसमें तरह तरह के साइबर क्राइम और बाकी साइबर अटैक्स जो है उसको एड्रेस किया जाता है। तो ये लेकिन एक चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं कि देयर इज स्टिल एन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट इन द गवर्नमेंट दैट इट इज़ ट्राइंग टू बिल्ड अप, बट स्टिल आई थिंक इट हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। अगर हम लोग अदर वेस्टर्न कंट्री से कंपेयर करें तो हम लोग अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो व्हाट डू यू थिंक इन योर ओपिनियन कि क्या करने से ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट को हम लोग प्लग कर सकते हैं? आई थिंक साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखें तो हाँ उसमें बहुत ज़्यादा गैप है एंड आई थिंक बहुत बड़ा एग्जांपल अगर मैं इंडिया में दूँ कि एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है वो आपका UPI जो भीम आपका जो उसका टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा एग्जांपल है कि सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट इंडिया का एंड टेक्नोलॉजी वाइज एकदम मतलब आप बोल सकते हो कि बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। बट अगर आप साइबर सिक्योरिटी के साइड से देखो तो साइबर सिक्योरिटी में गवर्नमेंट पे बहुत सारा गैप्स है, टेक्नोलॉजी बहुत ओल्ड यूज़ होता है। कुछ अभी भी मैं देखता हूँ कि इवन माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना सपोर्ट छोड़ दिया है विंडोज़ XP 7 के साथ। बट आप गवर्नमेंट ऑफिस पे जाओ, बैंक्स पे जाओ, मेनली मैं बैंक्स पे का बात कर रहा हूँ, एंड आप अगर इवन रेलवे स्टेशन पे भी जाते हो तो उनका जो कंप्यूटर रहता है कुछ कंप्यूटर्स में आपका बहुत ओल्डर सिस्टम्स रहता है। सॉरी टू इंटरप्ट, बट इन सम इंस्टेंसेस मैंने सुना है, जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बहुत सारे ATMs में भी अभी भी विंडोज़ XP रन हो रहा है। ये क्या सच है? सच। तो अगर ATM में अगर विंडोज़ XP रन हो रहा है तो किस तरह का सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है ये? हाँ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ज़ीरो डे अटैक्स, राइट? तो ज़ीरो डे अटैक क्या होता है? एक ऐसा अटैक है जो इवन जो कंपनी है, फॉर एग्जांपल आप पकड़ लो XP जो जिसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, तो माइक्रोसॉफ्ट को भी पता नहीं कि XP पे ऐसा कुछ इश्यूज़ है, बग्स है जो कि माइक्रोसॉफ्ट को भी नहीं पता। तो ये जो बग हैकर्स फाइंड करते हैं इसको ज़ीरो डे बोलते हैं। मतलब सिर्फ हैकर को पता होता है कि कहाँ से इसको एक्सप्लॉइट करना है। अच्छा। तो ये जो बग्स है XP 7 पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इवन इस पर अभी ज़ीरो डे खोजने का ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे बग्स अवेलेबल है एंड विंडोज़ उसको फिक्स नहीं करता है क्योंकि उसका सपोर्ट छोड़ दिया है विंडोज़ ने। तो अभी ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ करते हैं उनको बस नेटवर्क में एक्सेस चाहिए। फॉर एग्जांपल अब बैंक का नेटवर्क है, उस बैंक का नेटवर्क पे आपका 10 PCs है, 10 PCs में आपका XP इंस्टॉल्ड है। तो उस बैंक कोई भी कंप्यूटर में जाके आपको कुछ सॉफ्टवेयर डालने का ज़रूरत नहीं है, कुछ मैलवेयर डालने का ज़रूरत नहीं है, बस आपको नेटवर्क पे कनेक्ट करना है क्योंकि XP का बहुत सारा एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल है ऑनलाइन। अच्छा। आप डायरेक्टली जाके एक्सेस कर सकते हो कोई भी कंप्यूटर XP जो रन कर रहे हैं। तो ओल्डर सिस्टम यूज़ ना करना ही ठीक है मेरे हिसाब से। तो अगर हमारे पास अगर पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, आई थिंक अपग्रेड करके जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में रखना ज़्यादा सेफर होगा। ज़्यादा सेफर होगा, मतलब थोड़ा सा हार्ड है उससे हैक करना। अच्छा। ओल्डर सिस्टम से बहुत ईजी है हैक करना। अच्छा। तो अभी अगर बोला जाए तो हम लोगों ने बैंक का बात कर लिया, हम लोगों ने गवर्नमेंट का बात कर लिया, हम लोगों ने जनरल पब्लिक का भी बात कर लिया। तो अगर की टेक अवे बोले हम लोग 2022 में साइबर अटैक्स के बीच में हम एज जनरल पब्लिक हम लोग क्या कर सकते तो कीप आवरसेल्फ सेफ? अगर आप कंप्यूटर इंटरनेट का बात करो या मोबाइल फ़ोन्स का बात करो इन जनरल, हम लोग खुद को सेफ कैसे रखें? बिकॉज अगर देखा जाए चारों तरफ साइबर अटैक्स हो रहा है, इट लुक्स लाइक अ डिजिटल वॉर जोन राइट नाउ। तो वैसा सिनेरियो में हम लोग नॉर्मल इंसान जो अपना फ़ोन उठा के व्हाट्सएप करता है अपने फ्रेंड को, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैं नेट बैंकिंग यूज़ करता हूँ या UPI में यूज़ करता हूँ कोई शॉप में पे करने के लिए, तो हम लोग खुद को कैसे सेफ रखें? करेक्ट। तो 2-3 पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सब कॉल्स इग्नोर करना चाहिए जो कि आपका बोल रहा है कि बैंक से आ रहा है, या फिर अगर बैंक से कोई कॉल आ रहा है तो आप ब्रांच विजिट करो। बैंक से कोई भी कॉल नहीं लेना है, मतलब ऑनलाइन एटलीस्ट बैंक से ऐसा कॉल आता नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप बहुत बड़ा ट्रांजैक्शंस कर रहे हो। तो बैंक से जो भी कोई कॉल आता है आप बैंक ब्रांच पे डायरेक्टली जाके बात करो क्योंकि ऐसा बैंक से कॉल आना नॉर्मल नहीं है। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फिशी होगा आसपास, तो उस पर आपको ध्यान रखना है कि इसको इग्नोर करना है टोटली। अच्छा। फिर आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पब्लिकली कोई भी वेबसाइट से अगर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो वो नहीं करना है। तो बाहर से जो एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है वो सब इंस्टॉल नहीं करना है। एंड कुछ भी आप बाहर से इंस्टॉल करते हो, प्ले स्टोर के अलावा कहीं से भी इंस्टॉल करते हो, क्रैक्स जो आपका सॉफ्टवेयर क्रैक्स रहता है वो सब, फिर आपका कुछ भी जो कि आपको कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर रहे हो वो सब इंस्टॉल नहीं करना है।
ऑफिशियली आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड करो, कोई अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, या फिर कोई जैसे फॉर एग्जांपल फोटोशॉप हो गया, अगर आपको फोटोशॉप डाउनलोड करना है तो आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। बट हाँ, ये भी है कि सब लोग जाके मतलब परचेज करना वो वर्थ इट नहीं रहता है, बट वो टोटली पर्सनल चॉइस है। लेकिन क्रैक्स डाउनलोड करना एक तरह से रिस्की है, क्रैक्स डाउनलोड करना नहीं करना चाहिए। और अगर बैंक्स वगैरह का बात किया जाए, जैसे कि आप बोल रहे थे कि मैक्सिमम फाइनेंशियल स्कैम्स इंडिया में होते हैं, हाँ। तो अगर आप लोग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर आप लोग अगर कोई बैंक का वेबसाइट में जाते हैं या फिर कोई लिंक आता है, बाई चांस आपने क्लिक किया, बट ऊपर में एड्रेस बार में URL होता है, तो ऑलवेज मेक श्योर कि वो URL जो आपका है वो एग्जैक्ट आपके बैंक का है कि नहीं है, क्योंकि कभी आपको दिखेगा आपका बैंक का लोगो सब कुछ लॉगिन वैसा दिखेगा, बट URL ऊपर का कुछ और ही रहेगा, राइट। तो अगर आपको सेफ रहना है तो ये भी एक तरीका है, ये थोड़ा बहुत मैंने सीखा है खुद से। तो मैं जब भी जाता हूँ ऐसे बैंक वेबसाइट्स में, तो मैं हमेशा ऊपर का URL चेक कर लेता हूँ। तो आई थिंक विद दैट बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुआ, और रॉनी बहुत कुछ जानने को मिला। आई एम श्योर आवर व्यूअर्स वुड लव व्हाट दे हैव लर्न टुडे, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी और साइबर अटैक एक इतना फास्ट सब्जेक्ट है, और विद द चेंजिंग टाइम्स, स्पेशली 2022, आई थिंक एवरीबडी शुड नो व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी एंड व्हाट आर साइबर अटैक्स। और सिंस हम लोग इतना ज़्यादा डिजिटलाइज हो गए हैं, एवरीबडी हैज़ गॉन ऑनलाइन, जिस तरीके से नेटवर्क कवरेज हर जगह हो गया है, तो आई थिंक ऑनलाइन जाने के बाद हम लोग को थोड़ा बहुत एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो डूइंग इनफ टू सेंसिटाइज द पब्लिक कि कैसे सेफ रहा जाए, बट हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग भी थोड़ा ये सब के बारे में जानें और सेफ़ रहें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर हैक होंगे आप लोग तो आप ही का लॉस होगा। और अगर आप 2 मिनट या दो मिनट दे के अगर आप इसके बारे में नॉलेज लेंगे, तो आई थिंक हम लोग का ही एक फ़ायदा होगा, एंड वी विल स्टे सेफ। सो विथ ऑल दैट, थैंक्स अ लॉट रॉनी फॉर टुडे। और यहीं के साथ हम लोग आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। फॉर मोर न्यूज़ एंड अपडेट्स प्लीज़ कीप वॉचिंग द आसाम ट्रिब्यून, और प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग लौटेंगे ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ बहुत ही जल्द। थैंक यू।